हे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। 12th कॉमर्स में अकाउंट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। और आज के सेशन के अंदर मैं आपको गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड के ऑनलाइन फर्स्ट टेस्ट में जो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट का सम पूछा था, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 7 के जैसा ही है, उसका पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा। क्योंकि यहां पे ये क्वेश्चन बोर्ड ने ऑनलाइन टेस्ट में भी पूछा था और टेक्स्ट बुक में भी इसके जैसा ही एग्जाम्पल है, तो हमारे लिए मेन बोर्ड की एग्जाम के लिए ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग अपने साथ आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर सब लेके रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ इस एग्जाम्पल को समझ के अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन करोगे। देखो यहां पे एग्जाम्पल में क्या कहा है, धर्म एंड कर्म आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। ये वर्ड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनका P&L रेशियो इक्वल है। एंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। देखो यहां पे कौन कौन से अकाउंट बनाना है वो क्लियरली नहीं बताया है, सिर्फ हमें कहा है कि फाइनल अकाउंट बनाओ। तो हम लोग इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि यहां पे हम कितने कितने अकाउंट्स बनाएंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले दिया है ड्राइंग। अब बेसिकली ड्राइंग जो है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, बट इस एग्जांपल में पार्टनर्स रिलेटेड कोई खास ट्रांजैक्शन नहीं दिए हैं, तो हम यहां पे ड्राइंग को सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस कर देंगे। वैसे ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, पर यहां पे कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस एग्जांपल में यहां पे ट्रायल बैलेंस या तो एडजस्टमेंट में पार्टनर्स रिलेटेड कोई खास ट्रांजैक्शन है ही नहीं। चलिए फिर दूसरा है ओपनिंग स्टॉक, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। परचेस ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। गुड्स रिटर्न क्रेडिट, गुड्स रिटर्न क्रेडिट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स में से माइनस होगा। देन रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब आप समझ लो डेटर्स, तो ये रिसीवेबल या डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड आते हैं। देन इंपॉर्टेंट सैलरी, और सैलरी में देखो यहां पे ब्रैकेट में डेट दी है, और मैंने आपको समझाया था कि जब ट्रायल बैलेंस की कोई इंफॉर्मेशन के बाजू में कोई डेट या परसेंटेज या कोई और इंफॉर्मेशन दी है, मतलब वहां पे हिडन एडजस्टमेंट है। तो यहां पे मैं सैलरी के नीचे अंडरलाइन कर दूंगा क्योंकि यहां पे हिडन एडजस्टमेंट आने वाला है दोस्तों। तो ये सैलरी जो है वो आएगी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। देन मशीनरी वो हमारे लिए एक असेट है। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। वैसे यहां पे अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन ज्यादा होते तो मशीन को ट्रेडिंग अकाउंट में भी, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे भी ले सकते थे, पर ऐसा इस एग्जांपल में नहीं है। देन बिल्डिंग असेट, वेजेस ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम P&L अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड P&L अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा, धर्मा पार्टनर है और उसकी लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है, तो यहां पे ये भी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे ही आएगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ये इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको टेबल के वक्त समझा चुका हूं। देन फर्नीचर ये आएगा असेट साइड पे। स्टेशनरी एक्सपेंस P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। एंड कैश बैलेंस वो हमारे लिए असेट है, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड पे। देन क्रेडिट साइड के बैलेंसेस देखते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिया है कैपिटल, तो यहां पे कैपिटल को हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। वैसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, पर यहां पे जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि पार्टनर्स के कैपिटल या पार्टनर्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसको हम सीधा बैलेंस शीट में लिख देंगे। देन सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स रिटर्न डेबिट, गुड्स रिटर्न डेबिट का दूसरा नाम है परचेस रिटर्न, तो ये परचेस रिटर्न है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से माइनस होगा। पेएबल जैसे यहां पे रिसीवेबल था,
उसी तरह से यहाँ पे पेएबल है, और पेएबल का सिंपल मतलब आप क्रेडिटर से समझ लो, तो ये आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखो सिर्फ सैलरी नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन लोन ऑफ धर्मा, पार्टनर ने लोन दी है, तो ये भी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन डिस्काउंट रिसीव्ड, ये फर्म के लिए इनकम है, इसीलिए P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस का बाइफर्केशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये बाइफर्केशन आपको बहुत ही इजी वे पे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एडजस्टमेंट, और यहां पे सिर्फ 4 एडजस्टमेंट दिए हैं, और ये चारों के चारों एडजस्टमेंट काफी सिंपल भी है। देखो उसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 2,000 इज इंक्लूडेड। तो मैं यहां पे आपको इसका वर्किंग दिखा देता हूं। देखो वर्किंग हम लोग यहां पे करते हैं, वर्किंग यहां पे, चलो पहला वर्किंग नोट फॉर एडजस्टमेंट, और यहां पे हम लोग पहला एडजस्टमेंट लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले तो आपको ये क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट तो पता ही है। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे इसकी एंट्री रिकॉर्ड होती है, जस्ट अ मिनट, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है अमाउंट की, तो आप समझो क्लोजिंग स्टॉक 21,000 का बोला है, पर उसमें से 2,000 स्टेशनरी का स्टॉक है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, पहले टोटल अमाउंट 21,000, उसमें से 2,000 जो है, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं टोटल 21,000, उसमें से जो 2,000 है वो स्टेशनरी स्टॉक है, तो बाकी बचा 19,000, ये हमारे लिए एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो यहां पे इसकी 2 इफेक्ट हम क्या डालेंगे, पहली ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और दूसरी इसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे 19,000 की। जबकि ये स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसकी 2 इफेक्ट, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस फ्रॉम स्टेशनरी, क्योंकि स्टेशनरी का स्टॉक बचा है, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस शीट में असेट साइड। तो यहां पे देखो एक स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस करना है, तो हमें ओरिजिनल एग्जांपल में जहां पे स्टेशनरी दिया है वहां पे अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि यहां पे हिड एडजस्टमेंट आ रहा है। देन दूसरा, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ऑन मशीनरी डेप्रीसिएशन रेट इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 10%, मतलब डेप्रीसिएशन का रेट बढ़ा के 10,000 कर देना है। तो यहां पे देखो दोस्तों ध्यान से समझना, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, यस। अभी यहां पे हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2। देखो सेकंड एडजस्टमेंट, उसमें क्या कहा है कि मशीनरी के ऊपर का डेप्रीशिएशन बढ़ा देना है। अब देखो मशीनरी की वैल्यू एग्जांपल में दी है, और डेप्रीसिएशन ऑन मशीन भी एग्जांपल में दिया हुआ है। तो ये दोनों की अमाउंट क्या है वो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो मशीनरी की वैल्यू एग्जांपल में दी है 71,760, तो यहां पे 71,760 एंड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, उसकी वैल्यू एग्जांपल में दे दी है 6,240, तो ये 6,240। अब एक्चुअली में मशीनरी या कोई भी असेट के ऊपर जो डेप्रीसिएशन होता है वो ओपनिंग बैलेंस पे फाइंड आउट किया जाता है, और यहां पे मशीनरी में से डेप्रीसिएशन ये 6,240 ऑलरेडी माइनस कर दिया गया है।
तो हमें यहां पे पहले ये डेप्रीसिएशन की अमाउंट को ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहां पे हम ये 6240 को प्लस करेंगे। तो देखो मैं कैलकुलेटर पे ये टोटल करके दिखाता हूं, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे करोगे। 71760 प्लस 6240 तो आपको मिलेगा 78,000। ये 78,000 ये हमें यहां पे लिख देना है। और अब एडजस्टमेंट में क्या कहा है कि जो डेप्रीसिएशन का रेट है वो 10% कंसीडर करना है। तो यहां पे ये 78,000 के हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे न्यू डेप्रीसिएशन कितना होगा 7,800। तो 78,000 में से 7,800 माइनस करें तो एक्चुअली में 70,200 ये मेन बैलेंस आउटर कॉलम में जाना चाहिए। अब यहां पे ध्यान से समझो दोस्तों, ये 6240 तो ऑलरेडी दिया हुआ था और ये हमने P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दिया है। तो अब फिर से ये 7,800 नहीं लिखने हैं, हमें यहां पे क्या करना होगा, देखो ध्यान से एंट्री के लिए डेप्रीसिएशन टोटल कितना हो रहा है जो कि हमने फाइंड आउट किया, ये 7,800, उसमें से ऑलरेडी एक्चुअल डेप्रीसिएशन कितना चार्ज कर दिया है 6240 जो कि ये एग्जांपल में दे दिया है। तो उसको हम यहां पे माइनस करेंगे तो 78,000 सॉरी यहां पे 7,800 माइनस 6240 तो हमारी अमाउंट होगी 1560। तो ये 1560 का एडिशनल डेप्रीसिएशन हमें चार्ज करना है और हम जो एंट्री पास करेंगे वो इसी अमाउंट से एंट्री आएगी। तो इसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, देख लो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूं, 1560 और इसकी एक इफेक्ट आएगी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे जो ऑलरेडी डेप्रीसिएशन ऑन मशीन लिखा है उसमें हमें प्लस कर देना है और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड पे से माइनस करना है। सिर्फ इसी अमाउंट से एंट्री डालनी है, बाकी की जो अमाउंट या ऊपर वर्किंग दिया है वो समझने के लिए था। तो यहां पे हमारे सेकंड एडजस्टमेंट का भी वर्किंग हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एडजस्टमेंट। देखो थर्ड नंबर के एडजस्टमेंट में यहां पे क्या बोला हुआ है, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। एक्चुअली में सेल्स है और वो भी क्रेडिट सेल्स है, वो गलती से परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया है। तो यहां पे हमें 4 एडजस्टमेंट देने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है, एक्चुअली में फिर से देखो क्रेडिट सेल्स रियलिटी में है, गलती से परचेज रिटर्न में लिख दिया है। तो क्रेडिट सेल्स जो कि एक्चुअली में हुआ था पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो हमें रिकॉर्ड करना होगा, जो कि है 1,000 रुपीज का। तो क्रेडिट सेल्स 1,000 का रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में प्लस हो जाएगा और दूसरा आपको पता है कि जब भी सेल्स प्लस होता है तो उसके साथ साथ बैलेंस शीट में हमारे जो डेटर्स है वो भी प्लस होते हैं और यहां पे डेटर्स का मतलब है रिसीवेबल। तो सबसे पहले तो हमें यहां पे सेल्स और डेटर्स यानी कि रिसीवेबल के नीचे अंडरलाइन कर देनी है क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट है। तो यहां पे हम अंडरलाइन कर देंगे, एक ये सेल्स के नीचे, दूसरा हमारे रिसीवेबल्स है तो रिसीवेबल्स के नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे। ये सेम कलर की पेन मैं यूज कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना रहे आप लोगों को समझने में। ये रिसीवेबल, ये सेल्स। उसके अलावा अभी हमने मशीनरी के ऊपर का डेप्रीसिएशन भी देखा तो वहां पे भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि वहां पर भी एडजस्टमेंट था। अब वो गलती से ये क्रेडिट सेल्स हमने परचेज रिटर्न में लिख दिया था तो रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। तो यहां पे सेकंड पार्ट लिखेंगे रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न, यही 1,000 रुपीज।
तो परचेस रिटर्न एक्चुअली में था ही नहीं, पर रॉन्गली हमने परचेस रिटर्न कर दिया। आप परचेस रिटर्न करते हैं तो उससे परचेस की अमाउंट माइनस हो जाती है, और ये परचेस एक्चुअली में हुआ ही नहीं था परचेस रिटर्न। तो यहां पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे परचेस में प्लस कर देना होगा, क्योंकि हमने परचेस रिटर्न में गलत तरह से लिख दिया था, और परचेस रिटर्न ये परचेस में से माइनस होता है जो कि रॉन्ग था। तो ये माइनस को रेक्टिफाई करने के लिए हमें ऐड कर देना पड़ेगा, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हम परचेस में प्लस करेंगे। और अगर परचेस बढ़ेगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हमारे जो क्रेडिटर्स है वो भी बढ़ेंगे, और यहाँ पे क्रेडिटर्स का मतलब होता है हमारे पेबल्स। तो यहाँ पे हमें दो जगह पर अंडरलाइन करनी है, एक परचेस के नीचे और दूसरा क्रेडिटर्स के नीचे। तो एक ये हो गया हमारा परचेस और दूसरा पेबल, क्रेडिटर्स का मतलब पेबल, उसके नीचे भी अंडरलाइन कर दी ताकि हमें एडजस्टमेंट पता चले। और आखिरी एडजस्टमेंट है 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये प्रीपेड हो गया। देखो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या, प्रीपेड हो गया कि हमने अगले साल का अभी से पे कर दिया है। तो यहां पे देखो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एग्जाम्पल में 36,000 दिया है, पहले तो मैं यहां पे अंडरलाइन कर देता हूं, और यहां पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस है तो उसकी इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे वो पर्टिकुलर एक्सपेंस में से माइनस होता है क्योंकि प्रीपेड है, और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड। अब इंपॉर्टेंट बात आई कि सर अमाउंट कितनी लेंगे, तो देखो एक्चुअल अमाउंट 36,000 थी और प्रीपेड कितना पार्ट था, 1/4। तो यहां पे हम कैलकुलेटर पे ये अमाउंट ढूंढ लेंगे। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे। 36,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पे 9,000 रुपीज ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, जो कि हमें यहां पे एडवर्टाइजमेंट में से माइनस करना है। तो यहां पे हमारे सारे एडजस्टमेंट के भी वर्किंग हमने लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा मेन और एक्चुअल सॉल्यूशन। तो यहां पे सॉल्यूशन के लिए आपको टेबल ड्रॉ करने होंगे। यहां पे हम लोग कौन कौन से टेबल ड्रॉ करेंगे वो देख लो। तो यहां पे हम लोग एक तो बनाएंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली में यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाए जा सकते हैं, पर यहां पे बैलेंस शीट में या ट्रायल बैलेंस में या कहीं पे भी पार्टनर्स रिलेटेड इतने कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो ये बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहां पे सीधा बना देंगे बाद में बैलेंस शीट। तो ये तीन चीजें बनाएंगे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में 3 सेपरेट पेज के ऊपर 3 टेबल ड्रॉ करोगे, जिसमें सबसे पहला हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका टेबल क्या बनाओगे आप, तो हमने प्रैक्टिस की है, आपको ऑलरेडी ये पता ही है। टेबल में सबसे पहले हम लोग पेज को बीच में से फोल्ड कर देंगे यहां से ये, और टाइटल दे देंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। लेफ्ट साइड लिखेंगे डेबिट, राइट साइड पे लिखेंगे क्रेडिट। डेबिट साइड पे 2 कॉलम, एक पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे भी 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, और पूरा पेज भर के आप टेबल ड्रॉ कर दोगे। जैसे ये टेबल ड्रॉ हो जाए, नेक्स्ट सेपरेट पेज पे हम लोग दूसरा अकाउंट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। यहां पे भी हम पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे। लेफ्ट साइड लिखेंगे डेबिट, राइट साइड लिखेंगे क्रेडिट। डेबिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, और पूरा पेज भर के आप टेबल ड्रॉ कर दोगे। और सबसे आखिर में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का टाइटल क्या होगा, बैलेंस शीट ऑफ धर्मा एंड कर्मा एज ऑन। यहां पे फॉर द ईयर एंडेड ऑन नहीं आता है, और पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे, पर यहां पे लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट ऐसा नहीं लिखना है। यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट रुपीज, राइट साइड पे असेट एंड अमाउंट रुपीज। ऐसा करके पूरा पेज भर के आप ये टेबल ड्रॉ कर दोगे। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस में जो बाइफर्केशन किया था
वो देखते जाएंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे। देखो सबसे पहले क्या था, ड्राइंग, धर्म का 24,500 और कर्म का 5,000। तो यहां पे देखो बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट जाएगी। बैलेंस शीट में यहां पे सबसे पहले लिखा जाता है कैपिटल, पर यहां पे दो पार्टनर है तो यहां पे हम लोग पहले बात करेंगे धर्म की, और फिर थोड़ी जगह ड्रॉप कर देने के बाद हम लोग दूसरे पार्टनर का नाम लिखेंगे कर्म, जिसकी सबसे पहले लिखी जाती है कैपिटल। फिर शायद नेट प्रॉफिट या ऐसा कुछ आए तो उसके लिए हम जगह ड्रॉप करेंगे, और एक या दो लाइन ड्रॉप करने के बाद मैं यहां पे माइनस करूंगा ड्राइंग। इनर कॉलम में धर्म का था 24,500 और कर्म का था यहां से लेस ड्राइंग 5,000। ये 24,500 है। देखो यहां से ऊपर से ही मैंने लिखा है, आप लोगों को आपके पेपर में से देख के लिखना है। ये दो हो गए। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में 15,000। ये भी हो गया। देन परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो यहां पे परचेस की अमाउंट है 80,000, तो यहां पे मैं लिखूंगा परचेस, पर अमाउंट रखूंगा 80,000 इनर कॉलम में, क्योंकि यहां पे एग्जाम्पल में एक तो एडजस्टमेंट भी है और इसके साथ साथ हमें परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, इसलिए मैं अभी इसको इनर कॉलम में रख रहा हूं। चलिए, इसके बाद गुड्स रिटर्न क्रेडिट। गुड्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स में से माइनस होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की अमाउंट यहां पे एग्जांपल में कितनी दी है 3,000, तो यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 3,000। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीवेबल। रिसीवेबल है 27,400 और उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम लोग जगह भी ड्रॉप करेंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे रिसीवेबल 27,400। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सैलरी। ये सैलरी का एक हिडन एडजस्टमेंट का वर्किंग हमारा बाकी है, तो वो हम अभी कर देंगे। सैलरी है 13,200, तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे सैलरी 13,200, पर मैं एक दो लाइन ऊपर ड्रॉप करके लिखूंगा, क्योंकि यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है, तो मुझे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जगह चाहिए। अब यहां पे देखो सैलरी जो है वो 11 महीने की पे की है। देखो यहां पे इंफॉर्मेशन में क्लियरली बता दिया है अप टू 28 फरवरी। तो यहां पे मैं आपको वर्किंग दिखाता हूं, ध्यान से समझ लो। वर्किंग हिडन एडजस्टमेंट, और वो हिडन एडजस्टमेंट किसका है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसकी दो इफेक्ट हमें पता है, एक पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे सैलरी में प्लस होता है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब यहाँ पे अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये 13,200, पर ये फरवरी मंथ तक की है। फरवरी मंथ तक की मतलब 11 मंथ की, क्योंकि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है और 28 फरवरी तक यहाँ पे ड्यूरेशन है, जबकि एक्चुअली में फाइनेंशियल ईयर जो होता है नॉर्मली ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होगा, तो 12 महीने होते हैं। यहाँ पे 28 फरवरी तक कहा मतलब 11 महीने है, तो यहाँ पे हमें एक स्टेप रखना होगा कि मंथ और उसके सामने सैलरी। तो यहाँ पे 11 मंथ की सैलरी दी है और वो सैलरी है 13,200। ये 11 कैसे आए सर, तो देखो 1 अप्रैल 2018 से लेके 28 फरवरी
2019 तक का ड्यूरेशन। तो यहाँ पे और 31 मार्च पे यानी कि मार्च महीने की एक महीने की सैलरी बाकी रही, तो ये आउटस्टैंडिंग कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13,200 इंटू 1 मंथ डिवाइडेड बाय 11। तो आप लोग अपने कैलकुलेटर पे करोगे तो यहाँ पे 13,200 डिवाइडेड बाय 11 तो आपको मिलेगा 1200 रुपये, और ये 1200 रुपीज़ ये हमारी हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिससे हम लोग इफेक्ट पास करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सैलरी के अंदर हिडन एडजस्टमेंट की इफेक्ट रिकॉर्ड कर ही देता हूँ। 1200 आउटस्टैंडिंग थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 1200, और यहाँ पे 13,200 में और 1200 में ऐड कर दूंगा, तो मेरी फाइनल सैलरी हो जाएगी 14,400। तो मैं यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख दूंगा 14,400। और ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में मैं लायबिलिटी साइड पे दिखाई दूंगा, ताकि मेरा वो एक वर्क खत्म ही हो जाए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह स्पेस करके लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1200। तो यहाँ पे मैंने ये सैलरी का वर्किंग लिख भी दिया, और इसके साथ साथ मेरा हिडन एडजस्टमेंट का भी काम हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको टिक कर देगा। उसके बाद है मशीनरी, जो कि बैलेंस शीट में असेट साइड पे आएंगे 71,760। तो यहाँ पे मशीनरी 71,760 इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट आने वाला है। उसके बाद उसका डेप्रीसिएशन P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे 6240। तो यहां पे इनर कॉलम में डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 6240, ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद है बिल्डिंग असेट साइड पे 80,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे बिल्डिंग 80,000। उसके बाद दिए है वेजेस, और वेजेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 1600 रुपये लिख देंगे। तो यहां पे थोड़ी जगह ड्रॉप कर देने के बाद मैं लिख देता हूं वेजेस, और सीधा आउटर कॉलम में 1600 रुपीज़। तो ये भी मेरा हो गया, तो वेजेस हो गया। तो उसके बाद अब है इंश्योरेंस प्रीमियम 1800, तो P&L अकाउंट में लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में। देन डिस्काउंट अलाउड है, उसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो भी अमाउंट सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे, जो कि 3200 रुपीज़ था। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं, और उसका हिडन एडजस्टमेंट भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा, यहां पे 1800 रुपए दिए हुए हैं, पर यहां पे एक्चुअली में लोन की अमाउंट चेक करो, लोन ऑफ धर्मा है 30,000। तो मैं यहां पे आपको वर्किंग नोट में सेकंड हिडन एडजस्टमेंट समझा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा, धर्मा जो कि एक हमारा पार्टनर ही है। तो देखो, पार्टनर की लोन रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ना दिया हो तो हमें बाय डिफॉल्ट एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें 6% लेने हैं। तो देखो, लोन की अमाउंट है 30,000, तो इसके 6% आप करोगे तो वो कितने होंगे, तो 6 3 ये आपको अप्लाई करने हैं। तो यहां पे 30,000 इंटू 6, आप लोग सीधा यहां पे परसेंटेज का बटन प्रेस करोगे। मैं यहां पे 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 करता हूं। आप सीधा परसेंटेज का बटन प्रेस करोगे तो आपको मिलेंगे 1800 रुपए। अब देखो यहां पे इंटरेस्टिंग सी बात, ये एग्जाम्पल में यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 रुपए ही दिया है,
तो हमारे लिए यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सपोज यहाँ पे सिर्फ 800 रुपये दिए होते ना, तो हमें यहाँ पे 800 रुपये में और 1000 आउटस्टैंडिंग दिखाने पड़ते, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अब हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्म जो है वो सीधा आउटर कॉलम में ही लिख देंगे 1800, क्योंकि यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट की अमाउंट 1800 रुपये हो रही है और एग्जाम्पल में भी हमें 1800 रुपये ही दे दिए हैं। तो यहाँ पे कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं जा रहा है। फर्नीचर बैलेंस शीट में असेट साइड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फर्नीचर और उसकी अमाउंट 84,000। चेक कर लेते, 84,000 ही है ना? यस, 87,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 87,000 फर्नीचर, 87,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद देख लेते हैं स्टेशनरी एक्सपेंस, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे और वहां पे एडजस्टमेंट भी है, तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और ये स्टेशनरी एक्सपेंस की अमाउंट एग्जाम्पल में दी है 7,000 रुपए और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 36,000, तो दोनों लिख देते हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए हमने जगह ड्रॉप कर दी। अब हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और वहां पे भी एडजस्टमेंट था, इसलिए इसको भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 36,000। उसके बाद है कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में असेट साइड पे 51,200 दिखा देंगे। यहां पे हम लिख देंगे 51,200, सॉरी 51,200। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 51,200। अब हम लोग क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट्स लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड पे देखो, सबसे पहले दोनों की कैपिटल है, धर्म और कर्म की 1,40,000 एंड 1,34,000। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे धर्म की कैपिटल आई 1,40,000 और कर्म की कैपिटल आई 1,34,000। ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेल्स, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1,20,000 आएगा। तो यहाँ पे 1,20,000 ये हमने लिख दिया और उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में जाएंगे 1,17,000, क्योंकि यहाँ पे कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में यस ऑन क्रेडिट सेल्स वाला था 1,000 रिकॉर्डेड, तो यहाँ पे अभी भी हम अमाउंट को इनर कॉलम में ही रखेंगे 1,17,000, क्योंकि एक एडजस्टमेंट अभी भी इस पे बाकी है। देन गुड्स रिटर्न डेबिट, जो कि होता है हमारा परचेस रिटर्न, तो 2,000 यहां से माइनस करेंगे, माइनस परचेस रिटर्न 2,000। पर अभी यहां पे एडजस्टमेंट बाकी है, इसलिए अमाउंट हम आउटर कॉलम में नहीं ले रहे हैं। देन उसके बाद है हमारे बिल्स पेबल, यानी कि क्रेडिटर्स, और यहां पे क्रेडिटर्स को इफेक्ट हो रही है, इसलिए अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में ही रखेंगे 79,000 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। पेबल कहो या तो फिर आप उसको क्रेडिटर्स कहो, दोनों का मतलब सेम होता है। देन उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 700 रुपये दिया है। ट्रायल बैलेंस में एक ही इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ₹700 वो हम लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है? तो सैलरी के बाद है लोन ऑफ धर्म, ये भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आती है,
जिसकी अमाउंट है 30,000। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम लिख देंगे लोन ऑफ धर्मा 30,000। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 6600। तो यहां पे हम लिख देंगे पी एंड एल में क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट रिसीव्ड 6600। और उसके बाद आखिर है बैंक ओवरड्राफ्ट 3400 बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट 3400। अब ये हमने एक बार मेन ट्रायल बैलेंस का वर्किंग सब कुछ नोट डाउन कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमने जो एडजस्टमेंट लिखा है ना, वो एडजस्टमेंट का इफेक्ट पास ऑन करेंगे। तो एक एक करके एडजस्टमेंट्स रिफर करेंगे और उसकी एंट्री पास ऑन करेंगे। चलिए, तो यहां पे पहले मैं इसको थोड़ा सीक्वेंस में सेट कर दूं। यस, अब देखो पहला एडजस्टमेंट क्या था, तो पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक का, जिसके अंदर ये दो इफेक्ट और ये दो इफेक्ट पास करनी है। तो पहले ये 19,000 वाली दो इफेक्ट पास कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और बैलेंस शीट में असेट साइड पे। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैं लिख देता हूं, एडजस्टमेंट को मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक 19,000। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 19,000। और कुछ नहीं कहा है, मतलब ये गुड्स का ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा। जबकि दूसरा स्टेशनरी का स्टॉक 2,000, जो कि पी एंड एल में डेबिट साइड स्टेशनरी में से माइनस और बैलेंस शीट में असेट साइड। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे मैं लिख देता हूं यहां पे स्टेशनरी स्टॉक 2,000। और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लिख दिया। अब पी एंड एल अकाउंट में हम लोग जो स्टेशनरी एक्सपेंस है उसमें से हम लोग लिखेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2,000। तो ये 7,000 के एक्सपेंस में से 2,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में जाएगा 5,000। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी का, जिसमें ये दो इफेक्ट हमें पास ऑन कर दिए 1560 से 1560 से। तो एक पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे है, तो यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे प्लस एडिशनल डेप्रीसिएशन 1560। तो यहाँ पे आपके फाइनल डेप्रीसिएशन की अमाउंट वो हो जाएगी 7,800। और ये 1560 बैलेंस शीट में असेट साइड पर से भी हम लोग माइनस करेंगे, माइनस एडिशनल डेप्रीसिएशन 1560। तो आप कैलकुलेटर पे ये जो अमाउंट थी 71,760 में से ये 1560 माइनस करोगे तो आपको फाइनल अमाउंट 70,200 ये आउटर कॉलम के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे 70,200, जो कि देखो हमने वर्किंग नोट में भी फाइंड आउट कर लिया था, ये रहा। तो इसकी दोनों इफेक्ट हो गई। देन थर्ड एडजस्टमेंट क्रेडिट सेल्स वाला 1,000, उसकी दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में प्लस करना है और डेटर्स में प्लस करना है। तो यहाँ पे डेटर्स हमने लिखे रिसीवेबल प्लस अनरिकॉर्डेड 1,000 ऐड करेंगे तो फाइनल अमाउंट होगी 28,400। और दूसरी इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, वो हम लोग यहां पे लिख देंगे, जिसकी अमाउंट है 1,000 रुपये। तो वो यहां पे हम प्लस करेंगे तो फाइनल आउटर कॉलम में जाएंगे 1,18,000। अब दूसरी दो इफेक्ट जो कि रॉन्गली परचेस में लिख दिया था, परचेस रिटर्न में लिख दिया था, तो एक परचेस में प्लस करेंगे और दूसरा क्रेडिटर्स में प्लस करेंगे 1,000 को। तो यहां पे प्लस अनरिकॉर्डेड
सेल्स रिटर्न रॉन्ग, जो कि गलती से लिखा था। तो 1000 को हम प्लस करेंगे तो अब यहां पे फाइनल क्या होगा, देखो 80,000 में से 2000 माइनस होंगे, 1000 प्लस हो जाएंगे। तो यहां पे आउटर कॉलम में जाएगी अमाउंट 79,000। और ये 1000 की दूसरी इफेक्ट क्रेडिटर्स में प्लस कर देनी है। तो यहां पे क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड 1000। तो आउटर कॉलम में इसकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी 80,000 रुपीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फाइनल एडजस्टमेंट ही बचा अभी, तो वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वाला। तो इसमें से हमने अमाउंट फाइंड आउट कर ली 9000, इसको माइनस करना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में और बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिख देना है। तो यहां पे P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा है माइनस प्रीपेड 9000। तो यहां पे आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगी 27,000। और ये 9000 की दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे एज प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो यहां पे हमारे सारे एडजस्टमेंट की भी एंट्री लिख दी हमने। हिडन एडजस्टमेंट जो था 1200 सैलरी का वो भी हो गया, और लोन ऑफ धर्म के ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट आ ही नहीं रहा था, तो हमने सारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने थे वो सब हमने कर दिए। तो अब हमारा मेन काम क्या होगा, हमें टोटलिंग करके बैलेंसिंग करना है। तो यहां पे आप लोग, मैं यहां पे पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल अपने कैलकुलेटर पे करोगे। टोटल करते वक्त नीचे की डबल लाइन होगी, ऊपर सिंगल। तो देखो यहां पे एग्जाम्पल में क्रेडिट साइड पे 1,18,000 प्लस 19,000, तो टोटल हो रहा है 1,37,000। और अब उसमें से ये जो डेबिट साइड के ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो डेबिट साइड पे कितने हैं, 15,000 ओपनिंग स्टॉक के, माइनस 79,000 माइनस 1,600, तो डिफरेंस मिला 41,400। ये 41,400 को हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। पहले तो ये टोटल को दोनों साइड पर हम इस तरह से लिख देंगे और इसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होता है। तो यहां पे P&L अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और अमाउंट हमारी 41,400, वो यहां पे हम लोग मेंशन कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 41,400। अब हमने क्या करना है, अब हमें टोटल करना है ये 41,400। अब हमें P&L अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल चेक कर लेते हैं। देखो 41,400 तो हमने लिखा ही था, उसमें प्लस 6,600, तो टोटल हो रहा है 48,000। तो अभी मैं यहां पे लिख देता हूं 48,000। हो सकता है शायद क्रेडिट साइड का भी टोटल हमें ज़्यादा मिल जाए या शायद डेबिट साइड का भी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे पहले हम अभी तो लिख देते हैं, फिर ऐसा लगेगा तो कट आउट करेंगे। तो देखो ये 48,000 में से हम लोग ये डेबिट साइड की सारी अमाउंट्स को माइनस करते हैं। तो ये 48,000 उसमें से माइनस 14,400 माइनस 7,800 माइनस 1,800 माइनस 3,200 माइनस 1,800 माइनस 5,000 माइनस 27,000। तो देखो 13,000 माइनस में आया, मतलब यहां पे लॉस हो रहा है 13,000 का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 13,000 नेट लॉस, पर यहां पे
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यही है, तो इसे हम कहेंगे नेट डिविजिबल लॉस। और यहाँ पे नीचे टोटल जो हमने लिखा उसमें हम थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। 48,000 डेबिट साइड का आप टोटल करोगे तो आपको टोटल यहाँ पे मिलेगा प्लस 13,000। तो यहाँ पे दोनों साइड पे 61,000 का आपको टोटल लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 61,000। और अब ये जो हमारा डिविजिबल नेट लॉस आया उसको क्या करना होगा, पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि कौन सा है, इक्वल रेशियो। तो यहां पे ये 13,000 धर्म और कर्म दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहां पे धर्म और कर्म 13,000 इंटू 1/2, क्योंकि दोनों का शेयर इक्वल है, तो 13,000 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को 6,500 का लॉस हो रहा है। और ये लॉस कहां पे जाएगा, पार्टनर में जो बैलेंस शीट में हमने लिखा है वहां पे ड्राइंग के साथ साथ ये नेट लॉस भी माइनस हो जाएगा 6,500 ये धर्म का, और उसी तरह से नेट लॉस या डिविजिबल लॉस 6,500 कर्म का। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैपिटल का फाइनल टोटलिंग करके आउटर कॉलम में लाएंगे। तो देखो कैपिटल धर्म की 1,40,000 कैपिटल थी, प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कुछ आया ही नहीं है, तो सीधा ड्राइंग 24,500 माइनस और डिविजिबल लॉस 6,500 माइनस, तो 1,09,000 ये धर्म की अमाउंट बची। और इसी तरह से कर्म का इतनी अमाउंट का फाइनल टोटल कंसीडर करना है। तो यहां पे 1,34,000 ये इसकी कैपिटल थी, उसमें से उसका ड्राइंग 5,000 माइनस और लॉस 6,500 माइनस, तो 1,22,500 ये कर्म की फाइनल अमाउंट हुई। और अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे। तो यहां पे देखो 1,09,000 प्लस 1,22,500, ये 1,09,000 प्लस 1,200, लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूं मैं, प्लस 80,000 प्लस 700 प्लस 30,000 प्लस 3,400, तो आपका टोटल बन रहा है 3,46,800। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, और अब चेक कर लेते हैं कि क्या बैलेंस शीट में असेट साइड भी ये 3,46,800 बन रहा है। तो देखो असेट साइड का अब हम यहाँ पे टोटल करते हैं, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, चेक करो 28,400 प्लस 70,200 प्लस 80,000 प्लस 87,000 प्लस 51,200 प्लस 19,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000, तो देखो 3,46,800 दोनों साइड का मैच हो गया। बल्ले बल्ले हो गई भाई, हम लोग सक्सेसफुल। बहुत आसान है बच्चों, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है तो आपको फुल 11 आउट ऑफ 11 मार्क्स मिल जाएंगे। बस बोर्ड में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत शांति से जो इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ो और अपने एग्जाम्पल के अंदर रखते जाओ, तो आराम से यहाँ पे हमारे सभी बैलेंस शीट के एग्जाम्पल टैली हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी तरह से स्मार्ट वे पे प्रिपरेशन करते रहिए विथ साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।